आइरिस, फेलिक्स, एल्टन, पर्सी और विल जंगल में जॉम्बीज को मार डालते हैं। फेलिक्स अंदाजा लगाता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके थे। विल अपने पूरे ग्रुप को कलिंग आउटपोस्ट की ओर लीड कर रहा था। कलिंग आउटपोस्ट से उन्हें बहुत तेज म्यूजिक आता हुआ सुनाई दे रहा था। विल उन लोगों को वार्न करता है कि जॉम्बीज म्यूजिक की आवाज सुनकर उन लोगों की तरफ आ सकते थे। फेलिक्स और विल जॉम्बीज का सामना करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं, जबकि एल्टन, पर्सी और आइरिस साइलस को ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आइरिस, एल्टन और पर्सी को आगे जंगल में साइलस दिखाई दे जाता है, लेकिन साइलस उस वक्त ग्रेडी और टीका के साथ था। ग्रेडी और टीका के वहां से जाने के बाद आइरिस, एल्टन और पर्सी साइलस से मिलते हैं। साइलस अपने पूरे ग्रुप को डेनिस के वेयर हाउस में लेकर आ जाता है। उसे तब अपने दोस्तों से ओमाहा के डिस्ट्रॉय होने के बारे में पता चलता है। आइरिस साइलस को बताती है कि ओमाहा को सीआरएम ने डिस्ट्रॉय किया था। वो साइलस से होप और डॉक्टर बेनेट को रिसर्च फैसिलिटी से बाहर निकालने में मदद मांगती है। वो सभी साइलस को अगले दिन डेनिस का ट्रक और फैसिलिटी की कार्ड का यूज करके वहां से बाहर निकलकर 2 बजे रिसर्च फैसिलिटी में मिलने के लिए कहते हैं। साइलस उन्हें सजेस्ट करता है कि वो लोग इस काम में डेनिस की हेल्प ले सकते थे, लेकिन आइरिस और उसका पूरा ग्रुप सीआरएम में काम करने वाले किसी भी आदमी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इधर कॉफी शॉप में हक एक न्यूज़पेपर स्टोरी पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि मिलिट्री सीआरके सिविल ओवरसाइट पर जाने में देरी कर रही थी। तभी डेनिस वहां पर आ जाता है। हक उसे अपना ट्रक देने और उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। वो दोनों मिलिट्री और पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट सीआरएम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। इधर आइरिस का पूरा ग्रुप सोच विचार कर रहा था। आइरिस अकेले में साइलस के पास जाती है और उससे एक बार फिर अपनी मदद करने के लिए कहती है। साइलस आइरिस के प्लान को एक बार फिर से सुनता है और फाइनली उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आइरिस साइलस को कहती है कि अगर वो लोग 2 बजे तक रिसर्च फैसिलिटी नहीं पहुंचे तो साइलस वहां से चला जाए। इधर होप सपने में सीआरएम सोल्जर्स को डॉक्टर बेनेट को मारते हुए देखती है। वो डर कर उठ जाती है। होप डॉक्टर बेनेट की रिसर्च लैब में जाती है। बेनेट वहाँ पर लाइला और 2 और साइंटिस्ट के साथ थे। वहाँ मौजूद साइंटिस्ट होप को बताते हैं कि वो लोग उसकी ईस्ट की थ्योरी पर काम कर रहे थे और उन्हें बहुत सारे ईस्ट के स्ट्रेन्स मिल चुके हैं जो शायद जॉम्बीज को जल्दी डिके करने में मदद करेंगे। होप ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसे अपना सपना याद आता है। वो अकेले में डॉक्टर बेनेट से कहती है कि वो हक के साथ आइरिस, फेलिक्स और विल से मिलने के लिए गई थी। इधर पेरीमीटर में आइरिस और फेलिक्स इंदिरा को बताते हैं कि वो लोग अपने आप को सीआरएम के सामने सरेंडर करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वो लोग सीआरएम फैसिलिटी से होप और बेनेट को बाहर निकालने में मदद कर सकें। फेलिक्स के प्लान को सुनकर इंदिरा चिंता करने लग जाती है कि इससे सीआरएम को उनके ऊपर शक हो जाएगा। आशा सजेस्ट करती है कि पेरीमीटर आइरिस और फेलिक्स को पकड़ ले और उन्हें सीआरएम को सौंप दे ताकि उन लोगों को इनके ऊपर शक न हो। आइरिस की टीम इंदिरा को कहती है कि अगर फैसिलिटी में उन लोगों के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो आइरिस और फेलिक्स मंथली सीआरएम सप्लाई डिलीवरी के जरिए पेरीमीटर को मैसेज भेज देंगे। इंदिरा फेलिक्स से पूछती है कि क्या वह इस प्लान को सही में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। फेलिक्स सीआरएम को हराने की कसम खाता है। आइरिस और फेलिक्स पेरीमीटर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइरिस एल्टन को उसका ट्राइसेरोटॉप्स का हॉर्न वापस दे देती है। वो एल्टन को कहती है कि वो हॉर्न उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फेलिक्स और विल एक दूसरे को गुड बाय किस करते हैं। पर्सी आइरिस के साथ आने की जिद करता है, लेकिन आइरिस पर्सी को अपने साथ आने से मना कर देती है। उसे पर्सी का उनके साथ होना बहुत ज्यादा रिस्की लग रहा था। वहाँ से निकलते वक्त आइरिस पर्सी को किस करती है। आइरिस और फेलिक्स पेरीमीटर की वैगन में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एल्टन एक कैंप फायर के पास बैठा हुआ था। तभी पर्सी उसके पास आ जाता है। वो एल्टन को देखता है और अचानक ही उसे एक आइडिया आता है। पर्सी घोड़े पर आइरिस और फेलिक्स की वैगन के पास पहुँच जाता है। उसने एल्टन की जैकेट पहनी हुई थी। आइरिस और फेलिक्स उसे वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। वो उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पर्सी उन्हें कहता है कि वो एल्टन के रूप में उन लोगों के साथ रहना चाहता है। आइरिस पर्सी को वापस जाने के लिए फोर्स करने लग जाती है। उसे लगता है कि पर्सी हक से बदला लेने के लिए उन लोगों के साथ आना चाहता था। तभी उन लोगों को सीआरएम की गाड़ियाँ अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। पेरीमीटर के लोग तुरंत ही रस्सी और ब्लाइंडफोल्ड लेकर आइरिस, फेलिक्स और पर्सी के हाथ और आंखें बांधने लग जाते हैं। आइरिस, फेलिक्स और पर्सी
सीआरएम के होल्डिंग सेल में बैठे हुए दिखाई देते हैं और कुब्लेक उन लोगों को सर्विलेंस कैमरे के जरिए देख रही थी। कॉर्पोरल पियर्स कुब्लेक को बताती है कि उन लोगों ने सबको अलग अलग इंटेरोगेट किया है और उन लोगों की बताई गई स्टोरी को चेक भी कर लिया है। कुब्लेक पियर्स से हक को बुलाने के लिए कहती है। इधर हक चुपके से कुब्लेक के ऑफिस के अंदर घुस जाती है। वो वहाँ मौजूद एक सेफ को खोलती है। उसे वहाँ पर फील्ड ट्रांसमिशन के कुछ लॉग्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हक कुब्लेक के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तभी उसका सामना कॉर्पोरल पियर्स से होता है। पियर्स हक को बताती है कि कुब्लेक उसे बुला रही थी। कुब्लेक आयरिस और उसके ग्रुप से होल्डिंग सेल में मिलने के लिए जाती है और उन्हें पर्सनली इंटेरोगेट करती है। वो देखती है कि फेलिक्स के पैर में जो चोट लगी थी उसके ऊपर फ्रेश बैंडेज बंधी हुई थी। कुब्लेक फेलिक्स से इस बारे में पूछती है कि क्या इंदिरा के लोगों ने उसके पैर के ऊपर बैंडेज बांधी थी। तब फेलिक्स उसे बताता है कि वह किसी इंदिरा को नहीं जानता और उसे बैंडेज एक सप्लाई डिपोट पर मिली थी। आयरिस कुब्लेक से कहती है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती थी। कुब्लेक सर्विलेंस रूम के अंदर आती है। वहाँ उसे हक दिखाई देती है जो कि कैमरे से होल्डिंग सेल के ऊपर नजर रखे हुए थी। कुब्लेक हक से फेलिक्स की बताई गई बैंडेज वाली स्टोरी को क्लियर करती है। कुब्लेक हक से पूछती है कि क्या उन्हें आयरिस के ग्रुप से खतरा हो सकता था। कुब्लेक हक को कहती है कि जब उन्हें रियलाइज होगा कि होप फैसिलिटी में मौजूद है और उनके पास अब कोई भी घर लौटने के लिए नहीं है तो वो लोग सीआरएम फैसिलिटी में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुब्लेक हक से पूछती है कि कॉर्पोरल पियर्स ने हक को उसके ऑफिस में देखा था तो वो वहाँ क्या कर रही थी। हक कुब्लेक को कहती है कि वो बस उससे लंच के लिए पूछने के लिए आई थी। इधर बेनेट के अपार्टमेंट में डॉक्टर बेनेट होप को बताते हैं कि रिसर्च फैसिलिटी एक जेल के समान है। होप बेनेट से एग्री करती है लेकिन उसे ये भी लगता है कि वही उनका फ्यूचर भी था। तभी वहाँ रखा हुआ फोन बजने लग जाता है। होप और डॉक्टर बेनेट को होल्डिंग सेल में ले जाया जाता है। डॉक्टर बेनेट आयरिस और फेलिक्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आयरिस कैमरा देखकर जल्दी से होप को गले लगा लेती है। कुब्लेक सर्विलेंस रूम से सबको वॉच कर रही थी। इधर साइलस डेनिस से पूछता है कि क्या वो बॉक्स ट्रक को ले जा सकता है। उसे कुछ ज़ॉम्बीज को डंप साइट पर ले जाना था। डेनिस साइलस को ट्रक की कीज और की कार्ड दे देता है। वो साइलस की कड़ी मेहनत की तारीफ करता है। इधर हक अपने अपार्टमेंट में कुब्लेक के लिए खाना बनाती है। वो कुब्लेक से माफी मांगती है कि उसने उसे ओमाहा के बारे में गलत समझा था। कुब्लेक हक को उसके बचपन की एक घटना सुनाती है लेकिन हक को वो इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं आता। कुब्लेक उसे बताती है कि हक बचपन में उसके ऊपर बहुत भरोसा करती थी और वो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई और उसका वो भरोसा तोड़ दे। इधर आयरिस और फेलिक्स बेनेट के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो बेनेट के साथ वहाँ से निकलने के अपने प्लान को शेयर करते हैं। डॉक्टर बेनेट को उनका प्लान बहुत ज्यादा रिस्की लगता है लेकिन फेलिक्स उन्हें कहता है कि सीआरएम होप और बेनेट को रिसर्च के लिए यूज करना चाहती थी और वो लोग इसी का फायदा उठाएंगे क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो होप और बेनेट के होते हुए सीआरएम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। डॉक्टर बेनेट उनके प्लान पर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो सभी से कहता है कि वो लाइला के ऊपर ट्रस्ट करता है और वो उसे अपना प्लान बताकर अपने साथ ले जाना चाहता है। इधर आशा एल्टन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो नहीं इंदिरा बीमार है और उसे ये भी कहती है कि वो इंदिरा को बचा रही थी क्योंकि अगर पेरीमीटर के लोगों को पता चलेगा कि उसने सीआरएम के साथ एक पर्सनल समझौता किया हुआ था तो कुछ लोग गुस्से में आ जाएंगे और वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आशा एल्टन से कहती है कि जब तक इंदिरा को मेडिकल सप्लाईज मिलती रहेगी वो जिंदा रहेगी। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इधर साइलस कलिंग पोस्ट से ड्राइव करते हुए रिसर्च फैसिलिटी की ओर चला जाता है। सीआरएम फैसिलिटी में डॉक्टर बेनेट लाइला को ढूंढता है। हक तभी बेनेट के पास आती है और उसे अपनी बात सुनने के लिए कहती है। इधर साइलस 146 पर रिसर्च फैसिलिटी पहुंच जाता है। वो अपने ट्रक को बताई गए मीटिंग स्पॉट के दरवाजे के बाहर पार्क कर देता है। हक डॉक्टर बेनेट को कुब्लेक की सेफ से मिले ट्रांसमिशन लॉग्स दिखाती है। उन ट्रांसमिशन लॉग से साफ पता चल रहा था कि सीआरएम ने ही ज़ॉम्बीज को ओमाहा की ओर डाइवर्ट किया था और ओमाहा डिस्ट्रॉय हो गया था। हक बेनेट को बताती है कि लॉग पर लिखे हुए कोड्स टेस्ट सब्जेक्ट के थे जिसकी वजह से उसको लगता है कि ओमाहा में मारे गए कुछ लोगों को सीआरएम में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया था। हक बेनेट से मदद करने के लिए कहती है। वो जानना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ था और इसके पीछे कौन था। इधर साइलस बाहर वेट करने लग जाता है। उधर आयरिस फेलिक्स होप और पर्सी बेनेट के अपार्टमेंट में बेनेट का वेट कर रहे थे और इधर
अंदर जंगल में एल्टन और विल मीटिंग पॉइंट पर वेट कर रहे थे। साइलस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। तभी सीआरएम के कुछ सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उसे हाथ उठाने के लिए यानी कि सरेंडर करने के लिए कहते हैं।